और ये जो आपके सामने क्लास होने वाली है एग्जाम का एनालिसिस होने वाला है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको क्लियर करते हुए चलें तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे जो आपके हूबहू का एग्जाम में आए, क्योंकि ये तो एसएससी ने ही मना कर दिया है इन क्वेश्चंस को बताना ही नहीं। लेकिन उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का आपका पेपर जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आ रहा है, किस तरीके के पेपर में जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो अगर अभी तक किसी ने भी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जिन्होंने भी पेपर नहीं दिया है तो उनके लिए यहाँ पे मस्ट जरूरी आपका क्लास हो जाता है। इससे आपको एक एक चीज़ डिफाइंड हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रही है, फिर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में पुट हो रहे हैं या फिर पूछे जा रहे हैं। सभी लोग जरा क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे, क्लास आपके लिए वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये मानते हुए चलिए इस क्लास से इंपॉर्टेंट आपके लिए और भी क्लासेस हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंट में जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस हम आपके सामने लाए। हिंदी में अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे सही वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है क्या है, और आपको पता होगा कि सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो हमारा अद्वितीय हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, अद्वितीय जो है वो हमारे यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द हो जाता है। सेकंड है कि समानार्थी शब्द आपको बताना है, जनक का आपको समानार्थी शब्द बताना है। देखो जनक का मतलब क्या होता है, राजा जनक। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा राजा जनक। ठीक है, और अगर आपने पुरानी रामायण देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो दशरथ जी थे उनको कभी कभी जनक कह के राम जी बुलाया करते थे। तो जनक का मतलब क्या है, जनक का मतलब होता है तात, बाप, पिता, पप्पा, बापू या फिर वालिद। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इनका जो यहाँ पे अर्थ है वो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा जननी होता है, जड़ होता है, जानकर होता है या जन्मदाता होता है, तो जनक को ही यहाँ पे जन्मदाता बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसके समानार्थी शब्द काफी हो जाते हैं, जैसे इनको तात बोला जाता है, ठीक है, बाप बोला जाता है, ठीक है, बापू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बापू बोला जाता है। इसके अलावा पिता बोला जाता है, पप्पा बोला जाता है, वालिद बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, वालिद भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए दामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। दामिनी का पर्यायवाची जो है वो आपका चपला हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, दामिनी का जो पर्यायवाची है वो आपका चपला हो जाता है। दामिनी का मतलब क्या होता है, दामिनी का मतलब होता है बिजली। ठीक है, ये भी अगर हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं तो दामिनी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो दामिनी का मतलब हो जाता है बिजली हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसको तड़ित बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे तड़ित भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, विद्युत बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, यहाँ पर विद्युत बोला जाता है। इसके अलावा इसको चंचला भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, चंचला बोला जाता है। और इसको आपका घनप्रिया बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, आपका घनप्रिया बोला जाता है। और आपका सौदामनी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, यहाँ पे सौदामनी भी बोला जाता है। ठीक है, और जैसे कि इसको आपका करका बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आपका करका भी बोलते हैं। तो इसके क्या हो जाते हैं, कुछ पर्यायवाची हो जाते हैं। इनको याद रखिएगा, आपको बता इसलिए ज्यादा रहे कि एग्जाम के अंदर कोई भी पर्यायवाची आपका आता है तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बता सको कि हाँ सर ये है, ये है, ये है। इनको रिवीजन करते हुए चलो। जैसे कि यहाँ पे सरिता जो लिखा हुआ है, सरिता का मतलब होता है नदी होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, सरिता का मतलब जो है वो आपका नदी हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपका सलीला भी हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, इसका मतलब आपका सलीला भी हो जाता है। और आपका टटनी भी हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, टटनी भी जो है वो भी इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे समानार्थी हो जाता है। और आपका तरंगणी भी हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे तरंगड़ी जो है वो भी इसका क्या हो जाता है, एक तरीके से समानार्थी हो जाता है। वाहिनी भी इसका समानार्थी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वाहिनी भी इसका समानार्थी हो जाता है। और आपका शैलजा भी इसका समानार्थी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, शैलजा भी समानार्थी हो जाता है। आपका जलमाला भी समानार्थी हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, जलमाला भी जो है वो भी इसका समानार्थी हो जाता है। और जैसे नंदनी यहाँ पे लिखा है, नंदनी के समानार्थी काफी है। नंदनी का समानार्थी मतलब होता है, नंदनी का मतलब होता है बेटी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, बेटी होता है पहला समानार्थी। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा यहाँ पे पुत्री होता है समानार्थी। ठीक है, और यहाँ पे अंगजा हो जाता है समानार्थी। ठीक है ना, क्या हो जाता है, अंगजा भी हो जाता है समानार्थी। और तनुजा हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, आपका तनुजा भी समानार्थी हो जाता है। इसके अलावा आपकी सुता भी समानार्थी हो जाता है। क्या हो जाता है, सुता भी हो जाता है। ठीक है, और इसको एक दुहिता भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे दुहिता भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि नींद उड़ जाने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा, कि भाई मेरी तो नींद उड़ गई, चैन उड़ गया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नींद उड़ने का मतलब है कि जरा सी भी नींद ना आना। ठीक है ना, जरा भी नींद ना आना क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए वाला जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। सही वर्तनी वाले शब्द को फिर से यहाँ पे चुनिए, लीजिए, लीजिए, लीजिए या फिर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलेंगे से लीजिए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, डी वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जो डी वाला है वो हमारा यहाँ पे सही वर्तनी का शब्द होगा। ठीक है, मैं केवल डैश चाहती हूँ, इतना तक, इतना, इतना ही या फिर इतना भर। तो यहाँ पर समझो
मैं केवल क्या यहाँ पर हो जाएगा, मैं केवल इतना चाहती हूँ, ठीक है ना, या फिर इतना ही नहीं, इतना जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम जीवन में आगे बढ़ जाओ या फिर तुम जीवन में कुछ बन जाओ, ठीक है ना, क्लियर। चलिए 1 मिनट, चलो अगला क्वेश्चन कि आंख का काजल, इसको आपको बताना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना। आंख की काजल का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा सुंदर है, अत्यंत प्रिय है, दर्द देने वाला है या फिर गहरा रंग है। तो आंख के काजल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा अत्यंत प्रिय है, ठीक है ना। आंख के काजल का मतलब होता है क्या हो जाता है, अत्यंत प्रिय व्यक्ति आपका हो जाता है। और आंख के काजल को भी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत प्रिय व्यक्ति हमारी आंख का काजल है, इसको मत कहीं पे भी हमारे से ओझल करो, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है ना। अगला देखो, आपको उल्लास का विलोम शब्द आपको बताना है क्या है, ठीक है। उल्लास का विलोम शब्द आपको बताना है, तो उल्लास का होता है विषाद होता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका विषाद जो है इसका विलोम शब्द हो जाता है, ठीक है। चलिए, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर बताइए क्या होगा, जो कहा नहीं जा सकता उसको आपका क्या बोलते हैं, तो उसको आपका अकथनीय बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, उसको आपका अकथनीय बोला जाता है, ठीक। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द फिर से चुनिए कि इंद्रियों से परे, जो आपका इंद्रियों से परे होता है उसको हमारा क्या बोलते हैं, इंद्रियों से परे को आपका अतीन्द्रिय बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय बोलते हैं। अब एक यहाँ पे शब्द लिखा है इंद्रजीत, इसका अर्थ पता है सभी को, इंद्रजीत तो कहोगे सर हमको बिल्कुल पता है, हमने रामायण वगैरह देखी है तो हमें वहां पे पता है कि इंद्रजीत का अर्थ क्या होता है। असल में इंद्रजीत के बारे में बात करते हैं तो जिसने इंद्र पर विजय पा ली, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, जिसने यहाँ पर क्या कर लिया, रावण का पुत्र था इंद्रजीत, जिसने इंद्र पर क्या कर लिया हो, इंद्र पर विजय पा लिया हो, ठीक है ना, पा लिया हो, तो उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे इंद्रजीत बोला जाता है, ठीक है ना। इंद्रजीत जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ इंद्रजीत का ये अर्थ हो जाएगा। अब ऐन्द्रिक का अर्थ क्या होता है, ऐन्द्रिक का मतलब होता है इंद्रियों से जिसका संबंध हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि इंद्रियां जो हमारी हो जाती हैं इंद्रियों से संबंध रखने वाला, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंद्रियों से क्या हो जाएगा यहाँ पे, संबंध रखने वाला जो है उसको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया, बोलेंगे सभी को। इंद्रदेव का मतलब सभी को पता है, इंद्रदेव कौन है तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आहत का आपको विलोम शब्द बताना है क्या होगा, आहत का होता है अनाहत, ठीक है ना, आहत का क्या हो जाता है, अनाहत जो है वो आपका यहाँ पे विलोम शब्द हो जाता है। अगला है कि सही वर्तनी वाले शब्द का फिर से चयन करके बताएंगे कि यहाँ पर क्या, ठीक है, विनती, विनती, विनती या फिर विनती, तो यहाँ पे आपको बताना है विनती जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, विनती जो है वो हमारा यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द होगा, बी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द चुनना है, किए हुए को मानने वाला जो है वो आपका क्या कहलाता है, जो किए हुए को, उसने अगर कोई भी ऐसा कार्य कर दिया है और उसको वो मान रहा है कि मेरे द्वारा एक कार्य जो है वो आपका करा गया है, उसको आपका क्या बोलते हैं, तो किए हुए को या फिर यहाँ किए हुए को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो किए हुए को जो कोई कर देता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे कृतकार्य बोला जाता है, कृतज्ञ बोला जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है, तो किए हुए को मानने वाला आपका कृतज्ञ कहलाता है, क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। और समझो यहाँ पे किए हुए को उपकार न मानने वाला, जो किए हुए को उपकार नहीं मानता उसको आपका कृतज्ञ बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, किए हुए को मानने वाला और जो किए हुए का उपकार ही नहीं मानता है उसको हमारा क्या बोला जाता है, उसको हमारा यहाँ पे कृतज्ञ बोला जाता है, ठीक है, समझ गया, क्लियर हो गया। चलो अगला देखो यहाँ पे क्या है कि होश उड़ने का आपको अर्थ बताना है। होश उड़ने का अर्थ होता है डर जाना, ठीक है ना, हम एकदम से डर गए, हमारे तो होश उड़ गए हैं, कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब हम बहुत ज्यादा चौंक गए, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि ऐसा भी चीजें जो है हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाकी भी आपके शब्द लिखे हुए हैं, सफल होना, सपने दिखाना, तो ये तो उनको ध्यान में मत दो, ये तो नॉर्मल से, ठीक है। इस मशीन में कुछ है, क्या है, खटपट है, गड़बड़ है, बड़बड़ है या फिर झकझक है। तो मशीन में क्या होती है, मशीन के अंदर गड़बड़ होती है, भाई इस मशीन के अंदर कोई तो गड़बड़ है, उसको जरा सही कर दो, ठीक है। जो पढ़ने में रोचक लगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे बताओ क्या होगा, जो पढ़ने में आपको रोचक लगता है उसको हमारा क्या बोला जाता है, तो पढ़ने में आपका रोचक लगता है उसको आपका पठनीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पठनीय बोलते हैं। दर्शनीय क्या होता है, जो दर्शन करने योग्य हो, ठीक है ना, क्या हो जाता है, जो आपका यहाँ पे दर्शन करने क्या हो जाए, जो दर्शन करने आपका योग्य होगा, ठीक है ना, उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, उसको यहाँ पे दर्शनीय बोला जाएगा, ठीक है। गद मतलब क्या होता है, जिसमें आप एक ऐसी रचना जिसमें आपके छंद हो, ठीक है, एक या फिर एक ऐसा रस जिसमें आपका क्या हो जाए, जिसमें आपका छंद या तुक इनका विधान ही ना हो, या फिर गद का मतलब आप समझो यहाँ पे जिसमें आपके क्या ना हो, जिसमें आपके छंद ना हो, ठीक है, या फिर आपका तुक ना हो,
ठीक है ना, क्या ना हो, तुक ना हो, इन आदि का क्या ना हो, इन आदि का आपका विधान ना हो, ठीक है ना, आदि का क्या ना हो, आदि का आपका यहाँ पे विधान ना हो, उसको आपका यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, चलो पद का मतलब पता है क्या होता है? पद का मतलब होता है कि जिसमें आपका छंद तुक सभी के सभी विधान, ठीक है ना, क्या हो जाए, जिसमें आपका छंद हो, जिसमें आपका तुक हो, इनका सभी का अगर विधान होगा उसको हमारा क्या बोला जाएगा, उसको हमारा पद बोला जाएगा। ठीक, चलिए पहचान करना है आपको, और आपके सामने है अंबर के तारे गिनना अच्छी नींद आना। ठीक है, चलो ये तो बिल्कुल सही बात है, अंबर के तारे गिनना मतलब यहाँ पे अच्छी नींद आना। तो आपको बताना है क्या सही युग्म है कि नहीं है, ठीक है ना, ये बताओ भाई। बिल्कुल गलत है, अंबर के तारे गिनने का अर्थ होता है अच्छी नींद ना आना। कहते नहीं तारे गिनते रहो नींद आ ही जाएगी, तो मतलब आप तारे गिनो नींद लाने के लिए, तो आप तारे गिन रहे हो तो इसका मतलब आपको नींद ही नहीं आ रही है। अंगूठा दिखाना, मुसीबत मोल लेना नहीं, अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है कि आपने क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। ठीक है ना, क्या कर दिया है आपने, इनकार करना, आपने उस चीज को इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया है। अंगारे सिर पर धरना, ठीक है ना, अंगारे सिर पर धरना मतलब शांति से रहना, बिल्कुल नहीं। विपत्ति मोल लेना, आपने क्या कर लिया, कोई एक विपत्ति है, आपने उसको जान के क्या कर लिया है, मोल ले लिया है। ठीक है ना, विपत्ति को यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल लेना, ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा। ठीक, आंखों में धूल झोंकना, ठीक है, किसी ने तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी है, इसका मतलब क्या है, आंखों में धूल झोंक दिया मतलब आपके क्या कर दिया, आपको धोखा दे दिया है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तीन जो है वो आपके गलत हैं। ठीक है, इनका सही अर्थ भी आपके सामने यहाँ पे नोट कर दिया है। अगला, आग्रह का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, दुराग्रह होता है। ठीक है, कहेंगे सब बिल्कुल ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, विग्रह का आपका क्या होता है, विग्रह का आपका होता है अनुग्रह होता है। ठीक है, या अनुग्रह का यहाँ पे विग्रह होता है। ठीक है, एक दूसरे के यहाँ पे समानार्थी हो जाते हैं। क्लियर, उपग्रह तो पता है सभी को क्या होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन फिर से आपको करना है, यहाँ पे बताना सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो क्या है, तो प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द है। बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है, सूरज, सितारा, तारा, चांद, तो बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आप सॉरी हाँ इसमें, ठीक है एक मिनट जरा, हाँ अंधेरा का आपको क्या बताना है, रेखांकित शब्द का आपको यहाँ पे पता, अमावस्या को अंधेरा छा जाता है। हाँ ठीक है, अमावस्या को आपको बताना है, अमावस्या को यहाँ पे अंधेरा जो है वो आपका छा जाता है, इसका विलोम शब्द बताना है। अमावस्या में आपका अंधेरा छाता है, लेकिन उसी प्रकार से अगर हम लोग पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, पूर्णिमा के बारे में, तो अंधेरे का जिस तरीके से उजाला आपका यहाँ पर क्या होता है, विलोम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे अंधकार का प्रकाश होता है। ठीक है, तो और अमावस्या का पूर्णिमा हो जाता है, डी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा की रात क्या होता है, पूर्णिमा की रात चांद जो है वो आपका पूरा दिखता है। जब चांद पूरा दिखता है तो सभी को पता है कि क्या होती है, रोशनी जो है वो आपकी होती है। ठीक है ना, चांद जो है वो आपका क्या हो जाता है, पूरा दिखता है, और जब वो आपका पूरा दिखता है तो रोशनी जो है पूरी की पूरी यहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उनके शासनकाल में दंगे हुए। ठीक है ना, उनके शासनकाल में दंगे हुए, तो यहाँ पे आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। उनके शासनकाल में दंगे हुए, आपको भाग में त्रुटि बताना है, तो त्रुटि जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य है या फिर नहीं। तो यहाँ पे शासनकाल जो दे रखा है यही आपका शुद्ध दे रखा है। कैसे दे रखा है, यहाँ पे देखो, शासनकाल की जो सही स्पेलिंग आपकी है वो क्या हो जाती है, वो आपकी कुछ इस तरीके से हो जाती है। ठीक है ना, ये क्या हो जाती है, शासनकाल की सही स्पेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ये जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि ये जो है गलत लिखा है। जिसे बुलाया गया हो, ठीक है ना, जिसे आपका बुलाया गया हो उसे आपका क्या बोलेंगे, तो जिसे हमारा बुलाया गया हो उसको आपका आहूत बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, आहूत बोला जाता है। आहूत मतलब ये है कि हमने आपको अपने घर में निमंत्रण दिया है या फिर हमने बुलाया। आहूत एक तरीके से आपका वेदों से लिया हुआ शब्द है। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखना, वेदों से लिया हुआ शब्द है। हमारी पौराणिक कथाएं जो है, ठीक है ना, पौराणिक जो भी कथाएं हैं उन कथाओं में जो है वो आपका यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखो कि तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। अब यहाँ पे बताना है कि विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, या फिर कौन से वाले भाग में जो है वो आपका यहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे कि कौन से भाग में जो है यहाँ पे त्रुटि है। यहाँ पे छोटा सा भाई समझो, तो छोटा भाई समझो होगा ना, छोटा सा भाई समझो क्या होता है, तो छोटा भाई जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको फिर से चुनना है और बताना है कि सही वर्तनी, तो यहाँ पे परलौकिक जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे अब चल नहीं सकता, मुझसे अब चल नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा।
तो मुझसे अब चल नहीं सकते में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये देखो एक चीज को कि मुझसे अब चला नहीं जाता है, ठीक है ना, क्या नहीं होता है, मुझसे अब चला ही नहीं जाता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, टस से मस ना होना कि हम भाई टस से मस नहीं होंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, तो मतलब तनिक भी प्रभावित ना होना। कहते नहीं ये पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है, टस से मसी नहीं हो रहा है, ना काम है, ना धंधा है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, तो मतलब तनिक भी उसको प्रभावित ही नहीं हो रहा है। ठीक है, समझो बात को, यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है एक एक पॉइंट। तो ये वो क्वेश्चन है, इससे हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसीलिए हम आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। जिसका दमन करना बहुत ज्यादा कठिन हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, इसका दमन करना आपका कठिन होता है तो वो हमारा दुर्दम्य हो जाता है। क्या हो जाता है, दुर्दम्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पहुंचना कठिन हो, ठीक है ना, यहाँ पे समझो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखना है यहाँ पहुंचना जब आपका कठिन हो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पहुंचना कठिन हो उसको हमारा यहाँ पे दुर्गम बोलते हैं। ठीक है, दुर्बोध का मतलब होता है जो शीघ्र समझ में ना आए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जो आपका शीघ्र समझ में ना आए वो हमारा क्या बोला जाता है, वो हमारा दुर्बोध बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, साधारण का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। साधारण का जो विलोम शब्द है वो आपका क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। अच्छा, शिष्ट का क्या होता है, तो शिष्ट का आपका अशिष्ट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, शिष्ट का क्या होता है, अशिष्ट होता है। विशिष्ट का सभी को पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, साधारण, इसको सामान्य भी बोलते हैं। संक्षिप्त का क्या हो जाता है, संक्षिप्त का यहाँ पे विस्तृत हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। अवशिष्ट का यहाँ पर याद रखो, ठीक है, हाँ, तो ये आपका एक ही है, अवशिष्ट, शिष्ट। ठीक है, चलिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको बताना है कहाँ पर आपका स्थित है। देखो अब यहाँ पर आपको पता है कि एग्जाम के अंदर आपकी स्टैटिक जीके जो है वो आपकी बहुत पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हाँ सर स्टैटिक नहीं पूछा जा रहा है, स्टैटिक आपका बहुत पूछा जा रहा है, तो क्यों ना हम इसको वैसे ही पढ़ें जिससे हमारा स्टैटिक जो है वो क्लियर होता जाए। गलत कह रहे हैं क्या, ये बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर यहाँ पे असम आ रहा है तो असम का स्टैटिक हमको पता होना चाहिए। सही कहा कि नहीं कहा, कि असम का स्टैटिक पता होना चाहिए कि भाई असम का स्टैटिक है क्या। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो सही उत्तर है वो सभी को पता है यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, असम जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन अगर स्टैटिक देखो, याद रखो अभी रिसेंट जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं एनालिसिस के आधार पे आपको बता रहे हैं, स्टैटिक के क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना और भूलना बिल्कुल भी नहीं। अब देखो इसके थोड़ा सा आपको स्टैटिक बताते हुए चलते हैं। असम से स्टैटिक से जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस लेवल के, क्या क्वेश्चंस जो है वो आपके मोस्टली पूछे जा सकते हैं। तब से पहली चीज समझो यहाँ पे, ठीक है ना, असम जो है वो हमारा यहाँ पे दो नदियों के बीच में है। और कहाँ पे है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। पहला बात यहाँ पे नोट करो, पहली बात यहाँ पर क्या नोट करोगे कि असम जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, असम हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है। बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटा किन दो नदियों के बीच में, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो है असम हमारा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के, ठीक है, यहाँ पर नोट करोगे कि ये हमारा जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और हमारा यहाँ पे दूसरी नदी क्या हो जाती है, तो दूसरी नदी जो है वो हमारी यहाँ पे बराक नदी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, हमारी यहाँ पे बराक नदी हो जाती है। तो याद रखना कि ब्रह्मपुत्र के बीच में और बराक नदी के बीच में हमारा असम जो है वो आपका स्थित है। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो ईस्टर्न हिमालय के में आता है हमारा, किस में आता है ये हमारा, तो याद रखिएगा ईस्टर्न हिमालय में क्या हो जाता है, हमारा जो असम है वो आपका आता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। असम जो है यहाँ पर क्या है, अगर असम के बारे में बात करते हैं तो ये आपका अहोम भाषा से लिया हुआ शब्द है। असम जो है वो आपका अहोम भाषा से, और जो कि इसका अहोम भाषा में आसाम लिखते हैं, इसको कई आसमा भी बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, आसाम भी बोलते हैं, इसको आसमा भी बोला जाता है। ठीक कहेंगे सर, बिल्कुल ठीक है। अब है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर याद रखो कि इसका जो बॉर्डर एरिया है वो किस किस से मिलता है। असम का जो बॉर्डर एरिया है ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस से यहाँ पर जो है बॉर्डर एरिया जो है वो आपका मिल जाता है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखिए। तो असम का अगर बॉर्डर एरिया के बारे में बात करते हैं तो इसका जो नॉर्थ का बॉर्डर हो जाता है, ठीक है ना, किसका बॉर्डर हो जाता है, जो हमारा नॉर्थ का बॉर्डर हो जाता है, किस देश से मिलता है, जल्दी से बताओ। तो बोलेंगे सर नॉर्थ का जो बॉर्डर है वो हमारा भूटान से मिलता है। ठीक है, और किस राज्य से मिलता है बॉर्डर मिल रहा है, राज्य में अगर नॉर्थ में बात करते हैं तो हमारा अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। किससे मिलता है हमारा यहाँ पे, तो हमारा ही अरुणाचल जो प्रदेश है इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर मिलता है। ठीक है, दो बातें आपको क्लियर, बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू यहाँ तक नहीं होगा। चलो ठीक है, अगर बात करते हैं तो ईस्ट में किससे मिलता है, तो ईस्ट में ये हमारा नागालैंड से मिलता है। ठीक है ना, किससे मिलता है, ये हमारा जो है वो हमारा नागालैंड से मिलता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, किससे मिल जाता है, नागालैंड से। और किससे मिलता है, मणिपुर से मिलता है। ठीक है ना, किससे मिलता है यहाँ पे, नागालैंड और मणिपुर से ये जो है वो हमारा मिलता है। ठीक है, चलिए
और साउथ में जो है किससे मिलता है, साउथ में ही हमारा त्रिपुरा से मिलता है, ठीक है, किससे मिलता है, त्रिपुरा से मिलता है ना। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो त्रिपुरा हो जाता है मिजोरम हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मिजोरम हो जाता है हमारा, ठीक है, मिजोरम हो जाता है। और बांग्लादेश से मिलता है, ठीक है ना, क्या बांग्लादेश हो जाता है यहाँ पे, तो बांग्लादेश से भी यहाँ पर आपका ये मिलता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे समझो मेघालय से भी मिलता है, ठीक है, किससे मिलता है, ये हमारा जो है मेघालय से मिलता है। मेघालय के अलावा जो हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल है उससे भी हमारा जो है यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको क्या रहा हूँ कि ये एक तरीके से आपका एग्जाम का एनालिसिस है। ये वो क्वेश्चंस तो नहीं है जो आपके एग्जाम में आए, लेकिन एनालिसिस के आधार पे अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करते हुए चलूं तो एनालिसिस में आपके स्टैटिक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। एनालिसिस के क्या हो जाता है, सॉरी हाँ, एग्जाम में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसके, स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। तो अगर हमें यही असम का स्टैटिक जीके पता है किस किस से उसके बॉर्डर एरियाज मिलते हैं, तो हम स्टैटिक के जरिए हमारे एक क्वेश्चन के जरिए अगर हमारे कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपका जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कि हमारा कहाँ पे स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको बताना है कहाँ पे स्थित हो जाता है। इतना स्टैटिक काफी रखो, इससे ज्यादा स्टैटिक आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो बोलेंगे सर हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल का भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टैटिक जीके समझ लेते हैं कि इसका स्टैटिक जीके क्या है। बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार बता दे रहा हूँ कि इसका स्टैटिक हम लोग यहाँ पे राज्यों का स्टैटिक जरूर यहाँ पे डिफाइन करते हुए ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहाँ से बनना है, तो वाकई में इंपॉर्टेंट भी है ये आपके लिए, ठीक है। चलिए देखो हिमाचल का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हो तो हिमाचल एक्चुअल में दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। हिमाचल शब्द जो बना है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आंचल, ठीक है ना, क्या बना है, हिमाचल जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द हमारे कौन से हो जाते हैं, हिम प्लस हमारा क्या हो जाता है, तो प्लस में हमारा हो जाता है अचल, ठीक है। हिम का मतलब होता है बर्फ होता है, ठीक है ना, क्या होता है, बर्फ होता है। और अचल का मतलब आपका क्या हो जाता है, अचल का मतलब आपका पर्वत हो जाता है, ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। अब समझो यहाँ पे हिमाचल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हिमाचल सभी राज्यों में आपका 18वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो 18वें स्थान पर हमारा जो है हिमाचल आ जाता है, क्लियर होगा। अब इसकी राजधानी के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी यहाँ पर क्या है, तो शिमला जो है वो आपकी क्या हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, यहाँ पे शिमला जो है वो आपकी राजधानी हो जाती है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर ये 15वें स्थान पे आता है और क्षेत्रफल के आधार पर ये आपका 18वें स्थान पे आता है, ठीक है। हिमाचल का एक और नाम हो जाता है जिसको इसको किस नाम से बोला जाता है, तो इसको आपका देवभूमि के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, देवभूमि के नाम से। उत्तराखंड को भी बोला जाता है, इसको भी आपका देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब समझो इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी क्या है। अगर इसके दक्षिण पूर्व में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कहाँ पे बात करते हैं, दक्षिण पूर्व में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि दक्षिण पूर्व में क्या है, तो इसके दक्षिण पूर्व में याद रखिएगा आपका उत्तराखंड है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, दक्षिण पूर्व में जो है वो इसका उत्तराखंड हो जाता है, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज दक्षिण पश्चिम में आपका क्या हो जाता है, जो दक्षिण पश्चिम का एरिया है इसमें हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ पे समझना कि दक्षिण पश्चिम में जो है वो यहाँ पे पंजाब हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आपका पंजाब जो है वो दक्षिण पश्चिम में हो जाता है, ठीक है। दक्षिण में क्या हो जाता है आपका, तो दक्षिण में जो है वो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश जो है वो दक्षिण में हो जाता है, ठीक। और इसी में क्या हो जाता है, दक्षिण में आपका हरियाणा भी हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, हरियाणा भी जो है वो भी आपका दक्षिण में हो जाता है, क्लियर। और उत्तर में इसके जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाता है, ठीक है, ये भी यहाँ पर नोट करिएगा कि उत्तर में क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर हमारा हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर के अलावा यहाँ पे जो आपका लद्दाख का एरिया है ये भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर प्रेजेंट में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा जयराम ठाकुर कौन हो जाते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को। तो याद रखेंगे कि जयराम ठाकुर के हैं प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है। राज्यपाल यहाँ के कौन हो जाते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, ठीक है, फिर राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ पर याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ जो है वो इसमें क्या हो जाते हैं, यहाँ के अभी के जो है, ठीक है, इसके बेसिकली हाँ राज्यपाल हो जाते हैं। टोटल जिले कितने हैं, तो टोटल आपके 12 जिले हैं इसमें। इसमें अगर राजभाषा के बारे में बात करते हैं तो हिंदी हो जाती है यहाँ की राजभाषा और संस्कृत हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, हिंदी और संस्कृत जो है वो राजभाषा हो जाती है, ठीक है। कुछ यहाँ के जीव भी हैं, कस्तूरी मृग है, भूरे भालू है या फिर तिब्बती मृग है,
लोकसभा की टोटल सीट कितनी है यहाँ पे याद रखना 4 सीट है। विधानसभा की सीट कितनी है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लोकसभा की जो सीट है वो 4, ठीक है। विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है, वो है आपकी टोटल 68, ठीक है। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो यहाँ पर कितनी हो जाती है, तो वो आपकी हो जाती है 3, ठीक। चलो, चावल गेहूं मक्का यहाँ की प्रमुख फसल भी है, तो यहाँ पे लिखना चावल गेहूं और मक्का, ये क्या हो जाती है यहाँ की प्रमुख फसल भी हो जाती है। इसके अलावा जौ, ठीक है, क्या लिखोगे, इसके अलावा जो है वो आपकी जौ हो जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कई त्योहार भी हैं, शिवरात्रि का मेला हो गया, कुल्लू छरी की जो यात्रा हो गई, और व्यंजन में यहाँ पे धाम हो गया, चना मृदा हो गया, कद्दू का यहाँ पे खट्टा हो गया, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, संगीत यहाँ का बहुत पारंपरिक संगीत यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ का जो संगीत है वो क्या हो जाता है, ठीक है। देखो, अगर हम लोग यहाँ के पारंपरिक संगीत के बारे में बात करते हैं तो गज्जू जो है एक संगीत हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, गज्जू संगीत हो जाता है, ठीक। चलिए, इसके अलावा आपका दोरू हो जाता है, क्या हो जाता है, इसके अलावा जो है वो आपका दोरू हो जाता है, धोसा हो जाता है, क्या हो जाता है, धोसा हो जाता है, ठीक है। और आपका एक तरीके से ढोलकू हो जाता है, नगर ढोलकू भी एक आपका संगीत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके कुछ यहाँ के फेमस संगीत हो जाते हैं, ठीक। हिम तेंदुए का घर जो है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख के अंदर क्या हो जाता है, लद्दाख जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, लद्दाख का स्टैटिक आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी होप सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगेन एंड अगेन मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि स्टैटिक 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 वाकई में आपका जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, और यकीन मानना कि अगर इतना पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में एक या आधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लिख के ले लीजिए हमसे कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने ही बनने हैं, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन ना। चलो, अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है लद्दाख, लद्दाख का स्टैटिक क्या हो सकता है, तो यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे लद्दाख क्या है, लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, ये सभी को पता होगा, यूनियन टेरिटरी बना कब था, तो यहाँ पे याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को ही हमारा यूनियन टेरिटरी बनता है, क्लियर, कहेंगे सर, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे इसकी सीमा किस किस से मिलती है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या हो जाता है, इसकी जो सीमा है वो यहाँ पे किस किस से मिलती है, ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाता है, ठीक है। समझो, अगर हम लोग लद्दाख के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, लद्दाख के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे सीमा किससे मिलती है, तो पूर्व में जो है वो आपकी तिब्बत से मिलती है, ठीक है ना, किससे मिलती है, यहाँ पे पूर्व में जो है वो आपकी यहाँ पे तिब्बत से मिलती है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पूर्व में जो है वो आपकी तिब्बत से मिल जाती है। इसके बाद में दक्षिण में जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश से हमारी जो है सीमा, हमारी राज्य है, हमारी सीमा यहाँ पे किससे मिल जाती है, हिमाचल प्रदेश से मिल जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर बात करते हैं तो पश्चिम में आपका जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना, पश्चिम में आपकी क्या हो जाती है, पश्चिम में हमारी जो सीमा है वो किससे मिल जाती है, जम्मू और कश्मीर से मिल जाती है, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा, और इसी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान से भी मिलती है पश्चिम की सीमा, ठीक है ना, किससे मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, और गिलगिट बालिस्तान से भी यहाँ पर क्या हो जाती है, तो ये भी लिख लीजिएगा, गिलगिट बालिस्तान से क्या हो जाती है, तो यहाँ पे सीमा जो है वो आपकी मिलती है, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पर तो पहली बात पॉइंट जो है उसको नोट जो है उसको पहले, ठीक, कहेंगे सर बिल्कुल, हम इतना जो है पॉइंट समझ गए। लद्दाख का एक सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, क्या है, लेह, जो कि अब यहाँ पे हो जाता है, सभी को पता होगा लद्दाख का सबसे बड़ा शहर जो है लेह। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है कारगिल, ठीक है, वो कारगिल याद है आपको, कारगिल सेक्टर, कारगिल राज सेक्टर, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और लद्दाख भारत में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, या फिर आप ये समझो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारा यहाँ पे लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख क्या है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है ना, भारत का क्या हो जाता है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो जाता है, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल, हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा यहाँ पे लद्दाख हो जाता है, क्लियर यहाँ तक, बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। और सबसे कम आबादी वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 जिलों से यहाँ पे लद्दाख को यहाँ पे डिवाइड करा जाता है, पहला जो जिला है वो आपका लेह हो जाता है, ठीक है, पहला जिला क्या हो जाता है, लेह हो जाता है, और दूसरा जिला जो है वो हमारा क्या हो जाता है, दूसरा जिला जो है वो हमारा कारगिल हो जाता है, तो पहला लेह है, दूसरा जो है वो आपका कारगिल है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। और सबसे इसकी ऊंची चोटी जो है वो आपकी सॉल टोरो कांगड़ी, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना, सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है, सॉल टोरो कांगड़ी जो है वो यहाँ की क्या हो जाती है, सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ये भी नोट करना है कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारे यहाँ पर यही हो जाती है, क्या हो जाती है,
सॉल्ट टोरो कांगड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे बोली जाती है। और हिंदी और अंग्रेजी की तरीके से यहाँ पर क्या है, तो ये भी याद रखिए कि हिंदी और अंग्रेजी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी आधिकारिक भाषा हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है यहाँ पे, तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो हमारी यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी हो जाती है। क्लियर यहाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आयरलैंड की जो राजधानी है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो आयरलैंड की राजधानी जो है वो आपकी डबलिन हो जाएगी। ये तो आपको छोटे मोटे क्वेश्चन है, राजधानी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और आपको पता भी होगा आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन हो जाएगी। ठीक है, कनाडा की राजधानी सभी को पता होगी, ओटावा जो है कनाडा की हो जाएगी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत है इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हो जाता है, बाघ हो जाता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु वो हमारे यहाँ पर क्या है, बाघ। अगला देखेंगे क्या है कि दिल्ली डैश की नदी पर यहाँ पे स्थित है यमुना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं यमुना और गंगा के बारे में थोड़ा। ठीक है ना, किसके बारे में समझते हैं यहाँ पे, यमुना और गंगा के बारे में थोड़ा समझते हैं। यमुना के बारे में समझिए कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से, यमुना कहाँ से आपकी आती है। ठीक है, चलो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से हालांकि ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं तो आप ही के लिए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर समझ, यमुना जो है अगर इसके बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाती है कि यमुना गंगा नदी की आपकी सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की क्या हो जाती है, हमारी यहाँ पे सहायक नदी हो जाती है। क्या हो जाती है, यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक, और एक प्रमुख नदी भी आपकी बोली जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यमुना नदी बेसिकली क्या है, तो ये आपका घनगर नदी से मिलती है। पहले जो है पास में आपका घनगर नदी या फिर अभी भी जो है ये आपका घनगर नदी से मिलती है। ठीक है, चलिए एक्चुअल में यमुना जो है वो आपकी आती कहाँ से है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो है वो हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। ठीक है ना, कहाँ से आती है, तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो है वो हमारा यमुनोत्री, ठीक है, ग्लेशियर से क्या हो जाती है, हमारी नदी जो है वो आपकी निकलती है। पहली चीज आप याद रखो, यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी नदी निकलती है। और कहाँ पे, तो बंदर पुंछ माउंटेन हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे पर्वत हो जाते हैं, क्या पर्वत हो जाते हैं, तो बंदर पुंछ माउंटेन आपके हो जाते हैं। इन माउंटेन से क्या हो जाती है, नदी जो है वो आपकी निकलती है। बंदरमुंच माउंटेन के पास से नदी जो है वो आपकी निकलती है। वो भी कहाँ से, तो ये उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है ना, क्या पड़ता है यहाँ पे, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है, तो उत्तर काशी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में भी उत्तराखंड में पड़ता है। और कौन से माउंटेन से, तो ये बंदरमुंच माउंटेन से ये जो नदी है वो आपकी निकलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला आपका कहते रखा है, अहमदाबाद जो है वो आपका किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद आपको बताना है कि ये जो है वो आपका किस नदी के तट पर आपका जो है बसा हुआ है, बताएंगे। साबरमती नदी, बेतवा नदी, या फिर आपका यहाँ पे कावेरी नदी, या फिर नन ऑफ दीस हो जाएगा। तो याद रखिएगा साबरमती नदी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। थोड़ा सा साबरमती नदी के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, आखिर जो साबरमती नदी है इसका कहाँ से उद्गम है, कैसा क्या है, तो ये तो सभी को पता है, साबरमती नदी इज अ रिवर ऑफ इंडिया रिवर। ठीक है, इंडिया की जो रिवर है। अगर हम लोग बात करते हैं तो वेस्ट फ्लो में बहने वाली, ठीक है ना, नदी क्या हो जाती है, तो आप याद रखिएगा इस नदी का सबसे पहले उद्गम याद रखिएगा, तो राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, जो राजस्थान है, राजस्थान का जो आपका उदयपुर है, ठीक है, इस उदयपुर जिले से क्या होता है, उद्गम होता है। पहली चीज तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और कहाँ से, तो अरावली की जो पर्वतमाला है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, अरावली की पर्वतमाला हो जाती है यहाँ से। ठीक है, अब फिर देखिए राजस्थान से नदी आपकी दिखी और राजस्थान से गुजरात के दक्षिण पश्चिम दिशा की वो जो है आपकी, गुजरात में आपका जो दक्षिण में पश्चिम की जो दिशा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाती है, ठीक है, पहला चीज तो आप ये याद रखें। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 346 से 342 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या है कि ये आपके अरब सागर की, ठीक है, और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, तो ये भी आप याद रखें, खंबात की जो खाड़ी है वहां पर जाकर आपकी क्या हो जाती है, गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में जाती है, फिर से स्टैटिक अगर आपका अच्छा होता है
स्टैटिक जितना आपका एग्जाम है, आप ये मान के चलो कि अभी रिसेंट का जो भी सीसीटीवी का एग्जाम था उसमें स्टैटिक के लिए जरूरी होता है, स्टैटिक से क्वेश्चंस आपके बन भी रहे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे मैं जो है स्टैटिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, ताकि कोई भी स्टैटिक से क्वेश्चन बनता है तो वो आप उसको क्लियर करते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ की एड्रियाटिक की रानी जिसको आपको बताना है किसे, वेनिस को कहा जाता है, या फिर आपका रोम को, या फिर आपका बेलग्रेड को, या फिर आपका न्यूयॉर्क को। पर याद रखिएगा कि वेनिस की जो राजधानी सॉरी एड्रियाटिक की जो रानी है वो आपका वेनिस को है। विंड सिटी जो है आपको बताना है किस नाम से, गंगा सागर मेला जो है किस राज्य में आता है, गंगा सागर, अगर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का स्टेट है, बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल के स्टेट पश्चिम बंगाल के बारे में अगर तो इसका बहुत पास्ट में अगर आप देखोगे तो भारत का एक ऐसा राज्य जिसको एक समय पे राजधानी बनाने के लिए बोला गया है, भारत का एक ऐसा राज्य जिसको एक समय पर क्या बोला गया है, यही हमारे भारत की राजधानी है, या फिर यही हमारे भारत की राजधानी बने, ये भी बोला जा सकता है। असल में अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता है कि उसको वेस्ट बंगाल, लेकिन इसका नाम जो पूरा का पूरा जो बांग्लादेश आज जो हट चुका है वो आपका पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा था, मिलकर तो पूरा एक इसको कट कर दिया गया, साथ में इसको यहाँ क्या बोला गया, पश्चिम बंगाल से आपको, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी सीमा समझो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले रेत इसकी जो सीमा है वो आपकी किससे मिलती है, वेस्ट बंगाल की। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा यहाँ पे सिक्किम से मिलती है, दूसरा जो है वो हमारा सिक्किम से, तीसरा जो है वो हमारा किससे मिलती है, तीसरा जो है वो हमारा भूटान और बांग्लादेश किससे मिलती है, यहाँ तक क्लियर। और असम से भी क्या हो जाती है हमारी जो सीमा है, ठीक है, असम से भी वेस्ट बंगाल की सीमा क्लियर। असम के बाद आपका जो उड़ीसा होता है क्या हो जाता है, उड़ीसा जो होता है इससे भी सीमा बनती है। उड़ीसा के बाद जो है वो आपका झारखंड हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, झारखंड से भी सीमा बनती है। झारखंड के अलावा आपका यहाँ पे बिहार हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे बिहार हो जाता है, इससे भी सीमा जो है आपको। टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपके टोटल जो है 23 जनपद, तो 23 जनपद जो है वो आपके हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल में आपके हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो मुख्य भाषा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, मुख्य भाषा जो है वो आपकी बांग्ला हो जाती है। क्लियर यहाँ तक, कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्वेरी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक। चलिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2011 की जो जनगणना हुई थी तो चौथा सबसे बड़ा यहाँ पे अधिक आबादी वाला ये जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे राज्य बनता है। आप समझो यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें, इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है ना। कब होती है, 1956 को होती है, 1 नवंबर 1956 में क्या हो जाती है, इसकी स्थापना जो है वो आपकी हो जाती है। यहाँ पे टोटल जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं तो 42 सीट्स जो है वो आपकी लोकसभा की है, ठीक है। लोकसभा की आपकी टोटल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की जो है वो टोटल आपकी 42 सीट्स हो जाती है। पहली चीज तो आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, चलिए तो लोकसभा की जो है वो टोटल आपकी 42 सीट्स हैं। और राज्यसभा के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो राज्यसभा की जो है वो आपकी टोटल यहाँ पे 16 सीट्स हो जाती हैं और कुल जिले आपके टोटल यहाँ पे 23 हो जाते हैं, ठीक है ना। कितने जिले हो जाते हैं टोटल जो है वो आपके यहाँ पे 23 जिले। तो इतना ये जो है थोड़ा सा स्टैटिक जो है आपको यहाँ पे बता दिया है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा सा आगे देखो। सबसे पहली चीज आपको स्थापना पता है वेस्ट बंगाल की कब होती है, और हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान जो है वेस्ट बंगाल यहाँ पे निभाता है। कैसे, यहाँ पे क्या हो जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है शांति निकेतन, ठीक है ना, क्या हो जाता है स्थापना शांति निकेतन में किसने करी थी, तो यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, अब इसको याद रखना, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है ना। क्या हो जाती है, क्या हो जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय हो जाता है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो समझो विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका शांति निकेतन में, ठीक है ना। कहाँ पर आपका हो जाता है, तो ये आपका शांति निकेतन के अंदर ये जो है वो आपका हो जाता है।
अब शांति निकेतन में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो किसके द्वारा करी जाती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो यहाँ पे स्थापना करी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापना वो आपकी करी जाती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म वो आपका कब होता है, 7 मई 1861 में आपका कोलकाता में होता है। ठीक है ना, कहाँ पे, कोलकाता में। और इनकी सबसे अच्छी पुस्तक, सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक कौन सी है, तो गीतांजलि जो है वो क्या हो जाती है, सबसे फेमस पुस्तक इनकी हो जाती है। ठीक, और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना वो भी यहाँ पे होती है, वो किसके द्वारा, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यहाँ पे करी जाती है। मैंने बताया था ना, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, और इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का, इनका आपका कोलकाता के सिमुलिया में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लोगों का भी जन्म हुआ है। और राष्ट्रीय गीत जो है यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, तो वो भी आपके आनंद मठ से लिया गया है। सारी बातें यहाँ पर याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टैटिक है। राजा राम मोहन राय का भी यहाँ पे जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे राधानगर जिला पड़ता है, वहां पे हुआ है। तो इतनी बातें यहाँ पे याद रखना। राजस्थान का पंजाब कहे जाने वाले राजस्थान के किस जिले में है। ठीक है, जिसको आपका राजस्थान का पंजाब जो है वो आपका बोला जाता है, वो राजस्थान के किस जिले में जाता है, उदयपुर में, जोधपुर में, जालौर में, या फिर आपके चुरू। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जालौर जो है वो आपका सही उत्तर। हड़प्पा सभ्यता में किस नगर को सिंधु का बाग जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगला है, बुद्ध ने सार्वत्रिक उपदेश जो है वो आपके कहाँ दिए थे। बुद्ध के द्वारा जो सार्वत्रिक उपदेश है वो आपके कहाँ पर दिए गए थे, श्रावस्ती में दिए गए थे, पावा में दिए गए थे, गांधार में दिए गए थे, या फिर आपके उज्जैन में दिए गए थे। तो श्रावस्ती के अंदर आपके यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे आपकी, तो बॉम्बे डेक्कन में आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिए। चलिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। देखो, स्टैटिक इसीलिए हम आपको आज ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्योंकि जीके जीएस में आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ज्यादा पॉलिटी से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिक आपके क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जा रहे हैं। इसीलिए रीजन भी है कि हम आपको आज यहाँ पे ज्यादा जो है वो आपका स्टैटिक आपको बता रहे हैं, और स्टैटिक जो है ज्यादा आपको पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, सन आपको बताना है 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग जो है वो आपका खोला गया था। तो आपको सभी को पता होगा, पुणे से थाने जो है वो हमारा करेक्ट आपका। ठीक है, अगला देखेंगे हमारा क्या है, सॉरी आई थिंक मिस्टेक हो गया, बॉम्बे से पुणे जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, पुणे से थाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि काकोरी ट्रेन डकैती जो है वो आपके सामने यहाँ पे नोट डाउन है। काकोरी ट्रेन डकैती जो है वो क्या है, यहाँ पे में क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो काकोरी की जो डकैती थी उसमें कितने कौन कौन से यहाँ पे कौन से हमारे क्या हो जाते हैं, क्रांतिकारी हो जाते हैं, इनको सजा मिलती। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। ठीक है, ये दोनों कहाँ से थे, तो ये हमारे शाहजहांपुर से थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, शाहजहांपुर से थे। यूपी में शाहजहांपुर पड़ता है, यहीं से हम लोग। ठीक है, और अगर यहाँ पर से समझो कि ये आपके किसके, तो हिंदुस्तान एसोसिएशन के क्या हो जाते हैं, ये लोग हिंदुस्तान एसोसिएशन के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि हिंदुस्तान एसोसिएशन के ये जो है दोनों के दोनों आपके सदस्य भी जो है वो आपके हो जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र केस में मुकदमे से संबंधित नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, सूरसेन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सूरसेन क्या हो जाते हैं यहाँ पे, इस पूरे के पूरे जो भी एक तरीके से घटना थी, उस घटने के जो मुकदमा था उसमें सूरसेन का कहीं पर भी कोई नाम नहीं था। ठीक, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है, कितना आगे है आपको बताना है। तो 5 घंटे 30 मिनट ये टोटल आपका आगे हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि भारत की कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को यहाँ पे छूता है। और उत्तर प्रदेश में भी एक आपका जिला हो जाता है सोनभद्र, जो आपके 4 राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, सोनभद्र हो जाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है आपको बताना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका और इसका जो भारतीय गणतंत्र प्रमुख होता है वो यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो है वो आपको बताना है कौन होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राष्ट्रपति को यहाँ पे सर्वोच्च कमांडर बोला जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे, तो लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत के द्वारा यहाँ पे पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है।
ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI किस शहर में आपका स्थित है, आपको बताना है। तो SEBI जो है वो आपका किस शहर में हो जाता है, तो वो आपका मुंबई शहर के अंदर हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो आपका कब शुरू हुआ, तो यहाँ पर याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण जो मिशन है वो आपका कब शुरू होता है, तो अप्रैल 2005 में आपका स्टार्ट होता है। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को वर्ष तक आवास प्रदान करना है, तो कब तक आपका 2022 तक जो था आवास प्रदान करना था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ किया गया, तो कब करा गया, तो मेक इन इंडिया जो है इसका आरंभ जो है वो आपका कब करा गया था, तो ये आपका 2014 सितंबर में आपका करा गया था, ठीक है। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस जो है वो आपका क्या होता है, कोशिका का जो पावर हाउस है वो आपका क्या बोला जाता है, तो वो आपका सूत कणिका बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखो, अब ये जो है रीजनिंग का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ तक समझना कि ऑलमोस्ट आपको सारी जीके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब यहाँ तक आपको बता चुके हैं। अब यहाँ से रीजनिंग का सेशन चलेगा, रीजनिंग के बाद आपका मैथ्स का सेशन होगा, ठीक है। चलिए अब देखो भाई 15, 45, 75, 105 इसके बीच में डिफरेंस देखना है, ठीक है ना। एक बात बताओ 15 से अगर 45 तक जाएंगे कितना डिफरेंस है, बोलेंगे सर 30 का डिफरेंस है हमारा, ठीक है। 45 से 75 तक जाएंगे तब भी हमारा क्या है 30 का डिफरेंस है। 75 से 105 तक जाएंगे तब भी हमारा क्या है 30 का डिफरेंस है। मतलब हमको यहाँ पे 30-30 का गैप जो है जगह देखने को मिल रहा है। तो 105 से अगर हम लोग देखेंगे तब भी तो हमारा 30 का डिफरेंस आएगा ना। और 105 से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 135 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, ये बताओ, बोलेंगे सब बिल्कुल क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है 135 जो है वो हमारा यहाँ पे सही आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कोच को यहाँ पे किसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है 90 लिखा जाता है, पोस्ट को किसी कोड लैंग्वेज में आपका 210 लिखा जाता है, नॉइस को उसी कोड लैंग्वेज में बताना है क्या लिखा जाता है। भाई एक चीज देखो, अगर हम लोग कोच को यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है कोच को 90 लिखा है, तो सी का जो अपने यहाँ पे क्रम का स्थान है वो 3 है, ओ का यहाँ पर अपनी जगह पर कितना है, ओ का अपनी जगह पे 15 है, ए का अपनी जगह पर 1 है, सी का अपनी जगह पे 3 है और एच का अपनी जगह पे 8 है। इन सभी को आपस में आपका जोड़ दो, ठीक है। इन सभी को आपस में क्या कर दीजिए आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो 15 और 3 8, 18 1 19, 19 3 22, 22 और 8 आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और जब ये आपका 30 यहाँ पर हो जाएगा तो उन्होंने क्या करा है, जैसे ही आपका 30 यहाँ पे हो रहा है तो इसका इन्होंने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो आपका कर दिया गया, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई कराया गया है तो बताओ जरा, किससे यहाँ पे जो है वो आपको मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्या 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा, बोले सब बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा 30 60 90 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पे बोलेंगे मिल पाएगा कि नहीं, तो देखो कोच को 90 लिखा है ना, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 90 हो रहा है। सेम प्रोसेस आप नॉइज में भी लगाओगे। एन का आपका कोड मतलब क्या होता है, एन का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना होता है 14 होता है, ठीक है। ओ का आपका 15 होता है, आई का आपका यहाँ पर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, एस का आपका कितना हो जाता है, एस का आपका 19 हो जाता है, ई का आपका यहाँ पर कितना हो जाता है, ई का आपका 5 हो जाता है। इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो देखो क्या है 15 और 5 20, 20 और 14 आपका यहाँ पे हो गया 34, 34 और 20 आपका यहाँ पे कितना हो गया 34 20 44, 44 और 54, 54 और 8 तो मतलब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 63, 62 आपका निकल आएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 62 हो जाएगा। 3 टाइम्स हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको यहाँ पे 3 टाइम जो है वो आपका मल्टीप्लाई कर देना है। 3 टाइम अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 186 जो है वो आपका क्या बनेगा यहाँ पे आंसर बनेगा, क्या बन जाएगा 186 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई होगी। अगला देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि जो हमारा सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो है आपको बताना है कि हमारा सही आंसर है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। देखो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहली चीज देखो क्या है, पहले में आपको कोई भी यहाँ पे बिंदी जो है वो दिख रही है, बोलेंगे सर नहीं दिख रही, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बिंदी है, कोई भी यहाँ पे एक बिंदी होगी, उसके बाद यहाँ पर होगी यहाँ पे, तो लास्ट वाले में ये यहाँ पे बिंदी हो जाएगी, सर बिल्कुल हो जाएगी। बीच में कोई बिंदी नहीं होने वाली है, बिंदु कोई भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ सॉरी बीच में तो आपका एक ही है, तो यहाँ पे बीच में कोई ब्लैक पॉइंट जो है वो आपका होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे सर ब्लैक पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं होगा। चारों तरफ हो जाएगा, 4 ही हो जाएंगे, तो मतलब सी वाला जो ऑप्शन आंसर है वो हमारा करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए PKR, ठीक है, DNV
FQZ क्वेश्चन मार्क JWH, यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन आंसर बताना है। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर आप सेकंड्स में निकाल सकते हो। कैसे? आप ये वाले देखो बीच के जो भी अक्षर है, बीच के अक्षर में आपको एक चीज दिखेगा कि सबके सब आपके डिफरेंट है, ठीक है ना। क्या दिखेगा आपको? सबके सब जो है वो आपके डिफरेंट दे रखे हैं। जब सबके सब आपको डिफरेंट दे रखे हैं तो जरा ये बताओ के से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे तो कितना होगा? n होगा। बताइए, n से बिल्कुल होगा। n से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। से बिल्कुल होगा। और q से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 3 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो हमें यहाँ पे t मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो HTD मतलब हमारा ये जो C वाला ऑप्शन आंसर है यही तो हमारा करेक्ट होगा। ये बताओ, कहेंगे सो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? C वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। सभी M.Tech छात्र आपके इंजीनियर हैं। फिर से समझो, यहाँ पे सभी के सभी जो M.Tech छात्र हैं, अगर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? M.Tech वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। M.Tech वाले, ये सभी के सभी आपके क्या है यहाँ पे? तो बोलेंगे सर सभी के सभी जो है वो हमारे इंजीनियर हैं। LLM वाले छात्र जो हैं वो आपके वकील हैं। तो LLM वाले जो हमारे छात्र हैं वो सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाते हैं? एडवोकेट हो जाते हैं, ठीक। सभी वकील क्या आपके LLM छात्र हैं? क्या सभी के सभी वकील देख रहे हो वो क्या आपके LLM वाले छात्र हो रहे हैं? पहली चीज तो आप यहाँ पे ही बताओ। तो सर अगर सभी के सभी वकील हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या ये हमारे यहाँ पे जो है छात्र हो रहे हैं? बोलेंगे सर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्या सभी इंजीनियर आपके M.Tech छात्र हैं? क्या सभी इंजीनियर आपके M.Tech छात्र? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष एक और ना ही आपका निष्कर्ष दूसरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा कि ना ही हमारा यहाँ पे निष्कर्ष पहला वाला हो रहा है और ना ही हमारा निष्कर्ष जो है वो आपका दूसरा वाला है। तो दोनों के दोनों जो है वो आपके यहाँ पे डिनाई हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या है। अगला यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। देखो क्वेश्चन ये भी आसान है। कैसे आसान है समझो। यहाँ पे नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा। नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या, अल्पा। फिर से पढ़ो, नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या, अल्पा। अब क्या है? एक वृत्ताकार मेज है, मेज के चारों ओर केंद्र पे ये लोग मुख करके बैठे हैं। अल्पा विनीता के दाईं ओर है, ठीक है। एक काम करते हैं, दाईं ओर और बाईं ओर समझो क्या है। अगर हम एक यहाँ पे वृत्ताकार मेज बनाते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बिल्कुल समझाते हैं। ठीक है, ये देखो जरा, अब पढ़ो। मुख कहाँ पे है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो केंद्र तो हमारा बीच में है, ठीक। अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अल्पा जो है यहाँ पे, ठीक है, अल्पा हमने यहाँ पे मान लेते। वो लोग सर यही क्यों माना, उधर क्यों नहीं माना? तो बेटा इसलिए नहीं माना क्योंकि ये जो पक्ष होता है इस तरीके से ये आपका दायां ओर होता है। क्या होता है हमारी? तो यहाँ पे लिखोगे सर ये हमारी दाईं ओर होती है, ठीक। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक। अब ये जो हमारा पक्ष होता है यहाँ से, तो ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा बाईं ओर होता है, ठीक। क्या होता है? ये हमारा यहाँ पे बाईं ओर होता है, ठीक है। चलिए अब समझो, यहाँ पे जब ये दाईं और बाईं ओर आपको पता है तो अब यहाँ पे राजा बेटा देखो कि ये अल्पा यहाँ पर हो गई। क्या लिखा है? अल्पा विनीता के दाईं ओर बैठी है, तो विनीता तो आपकी यहाँ पे होगी, विनीता से दाईं ओर यही तो होगा। देखो ये विनीता है यहाँ पे, इसके दायां ओर इस तरफ जाएगा ना, बोलेंगे सर बिल्कुल इस तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? कहेंगे सर बिल्कुल हमें यहाँ पे क्लियर है। तो इसके यहाँ पे दाईं ओर हो गया, कहेंगे सर बिल्कुल इसके दाईं ओर हो गया। अब है विनीता दाईं ओर और ठीक बगल में बैठी है। अल्पा जो है विनीता के दाईं ओर है, दाईं ओर है और ठीक बगल में बैठी हुई है। क्लियर हो गया। कामनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है। अब कामनी जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पे? कामनी जो है नीता और सत्या के बीच में है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लेते हैं? यहाँ पे हमारी सत्या हो जाती है, ठीक है, या नहीं मानते हैं? बीच बैठी है दिव्या, नीता और विनीता के बीच में बैठी है। अब देखो यहाँ पे सत्या को हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा, हमने यहाँ पर क्या समझा? हमने कहा भाई कामनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है, मैं नहीं पता कहाँ बैठी है। पहली बात तो हमें सत्या ही नहीं पता कहाँ बैठी है। दिव्या नीता और विनीता के बीच में, दिव्या जो है यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक नीता हो जाती है क्योंकि बीच में है ना। अब यहाँ पे अल्पा के बीच में तो होने से रही, तो नीता यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हो जाती है? दिव्या हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? दिव्या हो जाती है। अब क्वेश्चन ऊपर वाला पढ़ो, कामनी नीता और सत्या के बीच में है, कामनी यहाँ पे हो जाएगी,
ठीक है ना, क्या हो जाएगी, कामनी जो है वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी और सत्या जो है वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी, इन दोनों के बीच में हो जाएगी। दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है, दिव्या जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, विनीता और नीता के बीच में बैठी है। सत्या के बाईं और तीसरे स्थान पे आपको बताना है कि कौन हो जाता है। चलो सत्या के बाईं ओर, तो अगर हम लोग सत्या के बाईं और तीसरे स्थान पे देखते हैं तो यहाँ पे कौन बैठी हुई, तो यहाँ पे दिव्या बैठी हुई है। बाईं ओर चले 1 2 3, तीसरे स्थान पे दिव्या बैठी है, तो मतलब सी वाला जो है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। स्तनधारी, जेब्रा और पशु, आपको बताना है कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है। ठीक है, इसका सभी लोग जवाब जो है आप लोग कॉमेंट में दीजिएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ देते हैं जवाब देने के लिए। अगला 14 33 71 147 299। अब बताओ यहाँ पे करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो। देखो भाई 14 दूनी हमारा क्या होता है, तो 14 दूनी हमारा 28 होता है और प्लस हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं, है ना, 33 होता है। भाई 14 दूनी 28 प्लस 5, अब 33 से 71 तक जाने में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल। 71 से 147 तक जाने में मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा 147। सेम एज इट इज इसमें भी कि मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 299। तो मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस का 5, तो मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग यहाँ पे 2 कर देंगे और प्लस 5 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 299 और प्लस 5 करने पे हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा, 603 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर। चलो अगला देखो यहाँ पे कि सी जो है बी का भाई है। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि सी जो है यहाँ पर है बी का भाई है, तो हमने यहाँ पर क्या माना, बी माना पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा बी। इसका भाई यहाँ पर क्या है, सी है। सी यहाँ पर भाई हो रहा है, किसका भाई हो रहा है, बी का। डी और देखो डी का भाई है और डी ई के दादा नाना है। डी है यहाँ पे एक, डी क्या है, ई के दादा नाना है। इनके कौन हो जाते हैं, दादा हो जाते हैं या नाना हो जाते हैं। ठीक है, दादा नाना हो जाते हैं, एक ही बात है यहाँ पे। बी जो है यहाँ पे डी की बहू है। बी जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, डी की बहू हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, इसकी बहू हो जाती है, किसकी यहाँ पे बहू हो जाती है, डी की बहू। और ए ई का पिता है। ए जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, ई का पिता हो जाता है। ठीक है, अब समझो जरा, सी का ई से आपको रिलेशन बताना है, क्या होगा भाई, सीधी सी बात है। सी यहाँ पर बी का भाई हो गया और बी यहाँ पे बहू हो गई डी की, और बी का यहाँ पे बी डी जो है डी की बहू हो गई। डी यहाँ पे दादा नाना है किसका, ई का, और ई का पिता ए है। तो बी और ए यहाँ पर क्या हुए, तो बी और ए बोलेंगे यहाँ पे पति, ठीक है, और पत्नी हुए। पहली चीज तो आप यहाँ पे ये समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये समझेंगे कि सी का ई से क्या संबंध है। ये जो सी है ना, इसका ई से संबंध क्या है, तो सी यहाँ पर क्या लगेगा, तो आप ये बोलोगे सर जो सी है ना, ठीक है, तो आसान भाषा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ई का जो है वो यहाँ पे मामा है। ठीक है, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आसान भाषा में मामा हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिए, 77 का रिलेशन 11 से 259 का रिलेशन आपका पूछा जा रहा है, किससे होगा। तो भाई देखो 77 का रिलेशन अगर आपका 11 से दिया गया है तो 77 का भाग किससे करा गया, 77 का भाग आपका 11 से करा गया है ना, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो 259 का रिलेशन कितने से करेंगे कि हमारा 7 निकल के आ जाएगा। तो 259 का रिलेशन अगर हम लोग यहाँ पे सॉरी भाग जो है 37 से करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, 7 निकल के आता है। तो बी वाला ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा कि नहीं, सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, FR4PW5। ठीक है, इसको दाईं ओर अगर दर्पण आपका रखा जाता है तो आपको बताना है कि जो उत्तर छवि है वो आपकी कैसी बनेगी। देखो 5 यहाँ पर है तो ये 5 आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 5 जो है वो आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो जब 5 आपका इस तरीके से होगा तो इसके बाद W भी आपका ऐसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, P भी आपका इंटरचेंज हो जाएगा, P आपका इस तरीके से हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और 4 जो है वो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डी वाला ही तो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा, ये बताओ। चलो सिंगर को यहाँ पे किसी कोड लैंग्वेज में आपका क्या लिखा जाता है, सिंगर को हमारा यहाँ पे TKROUX लिखा जाता है। रूकी को आपका बताना है कि क्या लिखा जाए। तो भाई एक चीज देखो यहाँ पे SINGER, S से प्लस का 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, I से प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। N से प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। G से प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, नहीं 1 हो गया, 2 गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है,
n से प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, n से प्लस का 4 करने पे हमारा r हो जाएगा। g से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, g से हम लोग यहाँ पे g से प्लस का 8 करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, o हो जाता है। और e से माइनस का 10 करते हैं, e से माइनस का 10 करते हैं तो हमारा यहाँ पे u हो जाता है। और r से प्लस का 6 करते हैं तो हमारा x हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यही सेम प्रोसेस आपका रूकी में भी अप्लाई होगा। तो रूकी में अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई r से अगर हम लोग प्लस का 1 करते हैं तो कितना होता है s, o से प्लस का 2 करेंगे, है ना, क्या कर देंगे यहाँ पे, तो o से प्लस का 2 कर देंगे तो o से प्लस 2 करने पर हमारा हो जाएगा q। ठीक है, o से प्लस का आपका 4 करने पर हो जाएगा आपका s। ठीक है ना, k से आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर k है ना, k से प्लस का 8 करने पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे s हो जाएगा। तो s q s s, ठीक है ना, s q s s मतलब हमारा ये जो b वाला ऑप्शन है यही हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये जो b वाला है वो हमारा यहाँ पर इसका राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला देखेंगे हमारे सामने क्या देखेंगे। फिर से एक आपका सरदर्दी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इनको सरदर्दी क्वेश्चन ही इसलिए कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत तो होती है और सरदर्दी तो होती ही होती है, बहुत ज्यादा दबा के सरदर्दी होती है। ठीक है, तो ये समझो क्वेश्चंस ये तो सरदर्दी के हैं और इनको करना भी है आपको, है ना, नहीं करेंगे तो नंबर गेन तो फिर कठिन बात हो जाती है एग्जाम के अंदर। खैर कोई बात नहीं, करते हैं। 8 मित्र हैं यहाँ पे, 8 मित्रों की गिनती आपके सामने यहाँ पे दी गई है, P Q R S T U V W। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 8 मित्र हो जाते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्यों इजी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 8 मित्रों के बारे में आप बात करेंगे, P Q R S T U V W। एक गोल मेज पर बैठे हैं, एक केंद्र की ओर मुख उनका है। ठीक है भाई, केंद्र की ओर मुख उनका है, 8 मित्र हैं। दाईं ओर और बाईं ओर आपको पता है क्या होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। P R और S के बीच में है। देखो P जो है R और S के बीच में है, T W के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, P जो है यहाँ पे हमने P मान लिया, P जो है यहाँ पर क्या हो जाता है R, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसको स्किप ही करो। ठीक है, इसको रहने दो, दूसरा क्वेश्चन देखिए 57 28 29। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन आंसर बताना है क्या। देखो पहली पंक्ति में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 28 प्लस अगर आपका 29 करा जाता है कितना होता है, तो आपका हो जाता है 57, है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 37 35 आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है 72, होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा 72 हो जाता है। सेम एज इट इज अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो x प्लस आपका 33 इक्वल्स टू आपका 68, तो x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 68 माइनस आपका 33, तो x बराबर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, तो x बराबर जो है वो हमारा यहाँ पे 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 35। ठीक है, तो B वाला जो ऑप्शन आंसर है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट। अगला देखो, माता पिता और पुरुष के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो पिता जो होता है वो क्या होता है, तो सभी को पता होगा, पिता जो है वो हमारा पुरुष हो जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा पिता क्या हो जाता है, पुरुष हो जाता है। तो क्या माता आपकी होती है, माता तो आपकी अलग होती है, तो आप क्या बोलोगे, बी वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 16 9 27 19 76 67 335, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है क्या होगा। ठीक है, 16 माइनस अगर हम लोग यहाँ पे 7 करते हैं, ठीक है, 16 माइनस 7 9, 9 3 जा 27। फिर से अगर हम लोग यहाँ पे 27 19 के बीच में देखते हैं तो माइनस का 8 और 19 से 76 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का आपका 9 मल्टीप्लाई बाय आपका हो जाएगा 5, तो आगे आपका माइनस का क्या हो जाएगा 10, माइनस का 10 मतलब आपका 325। ठीक, चलिए मैथ के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहले ये जो आपके क्वेश्चन रह गया इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, कि कुछ तारे जो हैं वो आपके क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ तारे आपके ग्रह हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारे तारे हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ तारे जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, ग्रह हो जाते हैं। कुछ ग्रह जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, धूमकेतु हो जाते हैं। कुछ ग्रह जो है वो हमारे यहाँ पे धूमकेतु हो जाते हैं। ठीक है भाई, कुछ धूमकेतु क्या आपके ग्रह, क्या कुछ धूमकेतु आपके ग्रह, बिल्कुल सही बात है। क्या सभी तारे आपके धूमकेतु, बिल्कुल भी नहीं। तो निष्कर्ष आपका पहला ही अनुसरण यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए देखो, नोशन को किसी कोड लैंग्वेज में उन्होंने इस तरीके से लिख दिया है। अब है क्या,
नोशन को अगर हम लोग देखते हैं विपरीत वर्णमाला में लिखा है, नोशन का विपरीत जो वर्णमाला में होता है एम, वो यहाँ पे 13 नंबर पे आता है। ओ को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वर्णमाला का विपरीत अक्षर क्रम में यहाँ पे लिखा है, तो ओ को आपका 12, ठीक है 12 लिखा है। टी को आपका क्या लिखा है 7 लिखा है। आई को आपका क्या लिखा है, आई को आपका 18 लिखा है। फिर से ओ है तो इसको आपका क्या लिखा गया 12 लिखा गया, एन को आपका 13 लिखा गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्या लिखा गया, फिर से आपका 12 लिखा गया है और फिर से आपका 13 लिखा है, ठीक है। अब ब्यूटीफाई को आपको बताना है। चलिए ब्यूटीफाई को अगर देखते हैं तो 25 लिखा जाएगा उल्टे वर्णमाला में, तो मतलब हमारे 3 हो सकते हैं, ये या फिर ये, ठीक है। चलो और ई को हमारा क्या लिखा जाएगा, ई को हमारा 22 लिखा जाएगा, तो या तो ये हो सकता है या फिर आपका ये हो सकता है। तो लास्ट चेक करो कि वाई को हमारा क्या लिखा जाएगा, तो वाई को हमारा 2 लिखा जाएगा। तो पहला वाला ये जो है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि जटिल का सरल से वही संबंध, ठीक है, जो आपका संकुचन का किससे, संकुचन का आपका यहाँ पर किससे हो जाएगा, उसी प्रकार से आपका प्रसार से हो जाएगा। संकुचन का संबंध किससे हो जाएगा, प्रसार से, ठीक है। चलो आज जरा मैथ के सेशन पे 846 रुपए में एक गिटार बेचने पे राखी को 6% की हानि होती है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना चाहिए। फिर से समझ लो यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है, 846 रुपए पर, ठीक है। यहाँ पे नाम चेंज हो गया, रीमा ऊपर कर लेना या फिर राखी नीचे कर लेना। 846 में गिटार बेचा तो यहाँ पे 6% की हानि हुई, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई 6% की हानि हो रही है और उसी को यहाँ पे 8% को लाभ कमाना चाहती है, तो यहाँ पे क्या बताना है, गिटार का किस मूल्य पर बेचना चाहिए, गिटार का विक्रय मूल्य जो है वो आपको बताना है 8% के लाभ के। जब 6% की हानि हो रही है तो हानि को तो हमेशा माइनस में लिखते हैं ना। 94% यहाँ पे कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे 846 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। तो 6% बढ़ा दोगे अपने आप पे पूरा 100% हो जाएगा। और 8% के बाद गिटार का विक्रय मूल्य, तो 8% के बाद गिटार का विक्रय मूल्य 846 जमा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्योंकि लाभ की बात है तो बढ़ेगा, लॉस की बात है तो वो आपका 6 कम हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं, जरा ये बताओ। कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरीके से ही सॉल्व होगा। अब करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन यहाँ पे करो और जरा बताओ कि सही उत्तर हमारा क्या होगा। 846, ठीक है ना, अपॉन हमारा 94 है। तो अगर इससे कट करेंगे क्या आपका 9 बार में कट हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। और अगर यही इसकी मल्टीप्लाई हम लोग 108 से कर देंगे तो हमारा 972 जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, 12 और 5% के 3 डिस्काउंट है, समतुल्य एकल छूट आपको ज्ञात करनी है, बताना है कि हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, जब भी आपसे 3 डिस्काउंट की बात करी जाए, ठीक है, 3 क्रमिक छूट, 4 क्रमिक छूट इस तरीके से हो जाए, तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला समझो क्या होता है। फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है 100, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100 माइनस हमारा D1 अपॉन आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस हमारा हो जाएगा D2 अपॉन हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस हमारा D3 अपॉन हमारा हो जाएगा 100 और ब्रैकेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्लोज, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग, बोलेंगे सब बिल्कुल समझ गए। ब्रैकेट हमारा हो जाएगा क्लियर। पहला आपको 7% दे रखा है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं कि 100 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा 7% माइनस हो जाएगा तो 93 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 12 को अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो 88 अपॉन कितना हो जाएगा, 88 अपॉन बाय हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 5% अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 95 बाय हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ब्रैकेट हमारा हो जाएगा क्लोज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ब्रैकेट। अब देखो जरा 100 से 100 कैंसिल, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 100 माइनस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 77 पॉइंट आपका 748 आ जाएगा, कहेंगे से बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पे सीधा जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 22 पॉइंट, ठीक है ना, 252% जो है वो हमारा आंसर, ठीक है। पहला वाला सॉरी दूसरा वाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। जहाँ पे डी का मतलब आपका क्या है, तो डी का मतलब आपका यहाँ पे डिस्काउंट है, ठीक है। 2 धनात्मक संख्या 7 और 4 के अनुपात में उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है, ठीक है। उनके वर्गों के बीच का जो अंतर है वो आपका 297 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करके बताना है क्या। देखो 7x रेशियो हमारा 4x है, इनके वर्गों का अंतर मतलब अगर 7x स्क्वायर, ठीक है, कितना 7x स्क्वायर और हम लोग क्या कर देते हैं माइनस का 4x स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर हमारे पास कितना होता है 297 जो है वो आपका होता है, बोले बिल्कुल ठीक है सर।
तो 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 490 एक्स स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा 297। इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, 33 एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 297 हो जाएगा ना। तो x बराबर हमारा यहाँ पर कितना निकलेगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका योग, तो उनके बीच का अंतर 2, तो दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब अगर 7x प्लस अगर हम लोग कितना करते हैं यहाँ पे 7x प्लस अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 4x, इनके योग जो है कितना हो जाएगा 11x। x बराबर हमारा कितना है, तो 11 इंटू हमारा 3, मतलब हमारा जो 33 जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। चलिए, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है, तो वह संख्या आप ज्ञात करके बताओ क्या हो जाएगा। कोई एक संख्या है, उसका 3/4 जो है वो यहाँ पे कितना हो जाता है, 3/4 जो है वो आपका 80% हो जाता है। 3/4 का 80% जो है 63 है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करके बतानी है कि हमारी क्या होगी। ठीक है, इसका आंसर जो है सभी लोग आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर समझेंगे कि क्वेश्चंस के जो लेवल है वो हूबहू इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आए, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए। तो आपको इतने ही जो है यहाँ पे इस तरीके से जो क्वेश्चन है तैयार करने, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ तैयार ही नहीं करना है। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, वो भी आपका एनालिसिस होगा, इसमें स्टैटिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टैटिक आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। स्टैटिक हाँ, इस लेवल तक की स्टैटिक जो है वो आपकी पूछी जा रही है, तो इस लेवल तक के जो भी क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक होगा, रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, उतने ही जरूरी आपके लिए दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट, क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।